मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। विविध भारती की सीरीज में सभी को हमारी नमस्ते। दोस्तों, हमें वो दिन बहुत याद आते हैं जब बचपन में दादी नानी के मुंह से हम कहानियां सुन के सपनों में खो जाया करते थे। तो आज हमने सोचा कि अपने आज के मेहमान से आपको मिलवाने से पहले क्यों ना एक कहानी सुनवाई जाए। तो सुने। लड़की भोली भाली, हर आहट से डरने वाली, बात बात में रो देती थी वो। अच्छा। एक दिन एक छोटा सा बच्चा, उम्र में जो था बिल्कुल कच्चा, पास में आके ये बोला उसको, क्या? गब्बर सिंह ये क्या कल गया, जो डल गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। अरे नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो डर गया सो मर गया। हमारे आज के मेहमान संघर्षों से डरे नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष करके उन्होंने अपना एक खास मकाम बनाया है। ये कहानी, मेरा मतलब है ये गाना उन्हीं की एक फिल्म से था और इस फिल्म का नाम था 100 डेज। इसी तरह इन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, जिनमें से कुछ खास फिल्मों के नाम आपको बता दें। युग पुरुष, दलाल, अग्निसाक्षी और गुलाम मुस्तफा वगैरह। तो मिलिए सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पार्थो घोष से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। पार्थो जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती का सभी श्रोताओं और अरुण शेखर जी को पार्थो घोष की नमस्कार। जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बचपन की जो इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं। वो भी इससे दो चार हो रहे हैं इस दोपहर से। उस अपनी यादों में कुछ जाकर बताइए कि क्या था, कैसी थी वो आपकी मई जून की दोपहर आपके स्कूल के समय की। मेरे स्कूल था रामकृष्ण मिशन देवघर, जो बिहार में है। अच्छा अच्छा। मैं कलकत्ता का रहने वाला था, पर स्कूलिंग मेरा देवघर में बिहार में बीता। रामकृष्ण मिशन जो स्कूल है, ये विवेकानंद जी ने खुद बना के गए थे। अच्छा, इतना पुराने स्कूल है। तो स्कूल उस समय में जब बिहार में गर्मी बहुत होते हैं और हम लोग जब भी बाहर जाते थे, मतलब अपने रूम से, तो गमछे को भिगा के सर पे लगा के, क्योंकि वो इतने गर्मी हवा आते थे। पर फिर भी हम निकालते क्यों, उसका निकालने का कारण ये था, ऐसे मना करते थे टीचर लोग, जो गर्मी में दोपहर को मत निकलो, लू लग जाएगा। पर हम इसके लिए निकालते, दो चार हम बदमाश छोकरे लड़के लोग। उसमें एक झाड़ था उधर जहाँ पर बेल पकता था। अच्छा, इस समय में तो बेल पकने का, और वो पका हुआ बेल बहुत और भर के बेल होता था, मतलब पत्ते से ज्यादा बेल होता था उस झाड़ में। वैसे फायदेमंद भी होता है गर्मी की दोपहर में उसे पीने में शरबत। तो हम दो तीन लड़के दोपहर को धीरे धीरे गमछा भिगा के सर में डाल के बेल का झाड़ में जाते थे और पत्थर मार के 2-3 बेल तो गिरा ही देते थे। और फिर वहीं तोड़ के बैठ के बेल खाने का एक मजा।
फिर आम पकते थे उस समय। हाँ। और वहाँ पर रामकृष्ण मिशन में बहुत बड़ा आम का बगीचा था। तो दोपहर में बीच बीच में बहुत माना था क्योंकि घेरा हुआ था वहाँ पर, ये दारवान भी था। हाँ। ये कोई अंदर जाके नहीं कर, पर हम तो जब जाना है तो जाना ही है। कैसे छुप छुप के अंदर जाना और जाके वो आम चुरा के लाना, वो एक अलग मजा है। आम तो मिलते थे, खाने के लिए देते ही थे वो लोग। उसके लिए कभी पकड़ लिया उसने, दरबार ने पिटाई एक बार ऐसे हुआ जे आम तो ले लिए और तब तक दरबार ने चिल्लाया तो हमने सब भागे। अभी ख्याल नहीं था कि बीच में वो गोबर काफी जमा करके रखे थे, मतलब वो सार के लिए। हाँ। जैसे एक गड्ढा खोद। अच्छा। और उस गड्ढे में गिर गए पूरा। तब तक दारोगान भी आ गए, बहुत मार तो नहीं पड़ा पर तब तक, क्योंकि वो गोबर में क्या होता है, वो जैसे चूड़ा वाली बोलते हैं ना, मतलब क्विक सैंड जो डूब जाता है। अच्छा, वो हालत, बालू धंस जाते हैं उस तरह, क्योंकि वो नीचे तो नरम है, जमीन नहीं है। हाँ। गड्ढा खोदा हुआ था। तो कैसे भी खींच खाच के तो मुझे उठाया और फिर पूरा गोबर का बास पूरा शरीर में। फिर स्नान वान कराया, पर टीचर ने बोला देखो तुम लोग इतना बार मना किया है, एक तो इतना गर्मी, ऊपर से तुम लोग को आम चाहिए, बोलो हम लोग आम तो देते हैं ना, खाने के लिए मिल रहे, पर उनको मालूम नहीं चोरी करके खाने का जो मजा है और अपने तोड़ के खाने का जो मजा है वो अलग ही मजा है। वो ऐसे डिश में दिया हुआ आम का मजा नहीं। उसकी अलग मिठास होती है। अलग मिठास चोरी करके, अमरूद और आम दोनों किसी न किसी के आंगन में होते हैं। आंगन बहुत मजा आता है। स्कूलिंग के बाद आप कॉलेज में कहाँ पर आए? मैंने कॉलेज में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कॉलेज था, बहरमपुर मुर्शिदाबाद बोल के एक जगह है, बहुत फेमस जगह है। हाँ। क्योंकि मुर्शिदाबाद का राजा थे और वहाँ पर काफी बड़े पुराने सब पैलेस है। अच्छा। उसी का पास बहरमपुर है और गंगा भी वहाँ से गया है, मुर्शिदाबाद का से पास किया है। तो फिर तो बड़े हो गए तब। हाँ। भाई कॉलेज में, और गर्मी में फिर क्या करे, हमारे वहाँ वो बहुत अच्छे बहरमपुर में वो ताड़ी बहुत मिलता था। अच्छा। वो और वो ठंडा भी होता था। हाँ, है तो सब हम लोग कभी कभी 2-4 लेके जाते थे उस खेती में, यहाँ पर खजूर का झाड़ लगे हुए है। वो उसमें मटकी मटके, तो मटके उतार के लेके आते थे एकदम ताजा। तो वो भी तो उड़ाता होगा नहीं? पकड़ लेते थे? नहीं, वो तो हम लोग तो पैसे दे के लेते थे। अच्छा। पर जाना पड़ता था गर्मी में। हाँ। वहां तक पहुंचना पड़ता था। और बाद में वो पूरा हंडी देते था, जैसे हाथ दोनों लेके हम लोग जैसे नल का पानी पीते हैं, चुल्लू बना के हम लोग पीते थे ताड़ी। अब वो ठंडा होता था बॉडी के लिए, बहुत ठंडा भी होता था। और बीच बीच में हम लोग जाते थे गंगा का किनारे। हमारे एक दोस्त थे, अरविंद नाम था, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था। हाँ। और मैं लिखता था कविता। अच्छा। तो हम दोनों में ये ये क्या डील किया हमने, जे हम गंगा का किनारे जाके हर रोज बैठेंगे। हाँ। तू एक पेंटिंग बनाएगा और मैं एक कविता लिखूंगा। दादा, अभी आपने बात की थी कि कॉलेज के दिनों में बांस के झाड़ के नीचे आप बैठकर कविता लिखा करते थे, उसमें से कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। असल में वो कविता सब बंगाली में लिखा हुआ है और उसका करीब 25 साल का ऊपर वो समय गुजर गए। अगर आप मुझे मालूम होता है आप मुझे कविता पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं एक कविता तो जरूर साथ में लेके आता था या याद करके आता था। कुछ भाव बता दीजिए उसके। ना, भाव तो ऐसे था जे मैं जितने कविताएं मेरे लिखे वो सभी प्यार से जुड़े हुए चीजें थे। अच्छा। और टैगोर का मैंने बहुत मतलब पढ़े भी हैं और बहुत बड़ा मैं उनका एक शिष्य हूँ या अच्छा। तो रवींद्रनाथ टैगोर का एक इन्फ्लुएंस मेरे अंदर बहुत था उस समय। अच्छा दादा, उस समय जब कॉलेज के दौरान आपने बहुत फिल्में देखी, आप कहते हैं दिन में 2-2 शो देखते थे। हाँ, 2-2 शो देखते। उस समय आपने 1-2 फिल्में जो देखी हो उनका कोई ऐसा गीत जिसकी छाप आप मन पर लेकर लौटे हो और गुनगुनाते हुए लौट आए घर, रात भर गुनगुनाए हो? हाँ, ये तो है। मैंने कहा भी है जो मेरे जिंदगी का कई अच्छे फिल्म का अंदर सत्यकाम था, सत्यकाम, हाँ। एक सफर था राजेश खन्ना जी का, सिंह जी। सफर का कोई सफर का एक गाना मुझे बहुत अच्छा आज भी लगता है। मतलब जब भी होता है तो वो गाना मैं जरूर। खूबसूरत है सारे गाने, लेकिन आप क्या सुनाना चाहेंगे? एक गाना मैं मेरे अच्छा आवाज में जो उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी मैं सुना देता हूँ। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई
रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें, मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। रामकृष्ण मिशन में ही ट्रेनिंग था। हाँ हाँ। जिसके लिए आज टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का गाने मैंने स्टेज में भी गाया। अच्छा अच्छा, उसका कोई गीत आप बताएंगे क्या? बंगाली में है। बंगाली में चलेगा ना? बंगाली में आप सुनना चाहेंगे? मतलब हाँ, दर्शक सुनेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, श्रोता सुनेंगे हमारे। हाँ हाँ। আমার মন কেমন করে, আমার মন কেমন করে, কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে, মন কেমন করে, আমার মন কেমন করে। टैगोर ने इस हिंदी का ये बातें ये बोले, हाँ। जो किसी के लिए मेरा मन याद करता है, पता नहीं वो कौन है, जिसके लिए मेरे मन बार बार उसको पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, कहाँ पर है वो, हाँ। पर उसके लिए मेरे मन बेचैन है। हाँ, शायद प्रभु के लिए समर्पित किया हो शायद। हाँ। तो मैं बहुत गाता था, अच्छा गाते थे मैं उस समय, काफी, वो भी काफी समय पहले का बात। अच्छा, वो कॉलेज का समय हुआ, कॉलेज के समय आप आ गए इस बम्बई शहर में, फिल्म नगरी में। हाँ, 1972 सितंबर में आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या लगा, किससे मिलना चाहिए, उनको मैं असिस्ट करूं या उनके जैसे फिल्म बनाऊं? पहले तो ये सबसे बड़ी बात था, ये शहर जो पहली बार आया एक सूटकेस लेके मैंने, हाँ। मुझे शहर में आके लगा इसमें किसी को मैं जानता नहीं हूँ, हाँ। कोई मेरा रिलेटिव नहीं है। हाँ। मैंने तो आ गया इतने बड़े शहर में, अभी करे क्या, पहले तो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए पहले तलाश करे। हाँ। तो हमारे जो टेक्सटाइल का सीनियर स्टूडेंट्स थे, हमने एक लॉज था, दया लॉज बोल के, जो एकदम शिवाजी पार्क का मोड़ पे जहाँ कोहिनूर का रिटेल शॉप है, हाँ। उसका पीछे वो दया लॉज था। अच्छा। उसका एड्रेस हमको मिला था, सीनियर स्टूडेंट लोग वहाँ काफी हमारे कॉलेज की, हाँ। वहाँ पर ठहरे हुए रहते थे। तो हमने पहले दया लॉज में चल गया। अच्छा। और देखा जो वहाँ पर अपना पुराने सब स्टूडेंट है, मिले भी हैं, तो हम वहाँ पर ही एक खटिया कैसे भी करके, हाँ। तो जगह तो था नहीं। और उसके बाद नौकरी का पहले मैं तलाश किया, क्योंकि अच्छा। नौकरी नहीं हो तो फिर यहाँ पर सर्वाइवल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मेरे पास एक डिग्री था। हाँ। और उस समय बॉम्बे में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक, और हर दिन मतलब वहाँ पर काम की जरूरत था, टेक्सटाइल इंजीनियर की जरूरत था। हाँ। तो 15 दिन के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिला तो फिर अभी पता चला जी मेरी तो कोई पहचान ही नहीं इंडस्ट्री में। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री मैं जाऊँ किसको पास, और मैं बहुत थोड़ा शाई टाइप का थे, मतलब शर्माते हुए कैसे बात कर रहे हैं? उस नेचर वैसे था ना वो। हाँ। तो 2 साल तो ऐसे ही गुजर गए, कोई दूर दूर से कोई पहचान नहीं निकल पाया। तो लेकिन बेचैनी बढ़ती रही होगी कि अब क्या करूं, फिल्म में तो जा नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। और मुझे ऐसे भी नहीं जो मैं मतलब चला जाऊं स्टूडियो में, मुझे जाके लगता था दारोगा ने कुछ बोल दिया तो मैं तो शर्मा के चलाऊंगा, हाँ। मैं तो घुस नहीं जाऊंगा, कि मेरे वो था नहीं, कैरेक्टर में था नहीं।
तो इसके लिए समय लग गया। फिर मुझे बासु भट्टाचार्य के नेफ्यू थे, उदयन भट्टाचार्य, वो मेरे एक दोस्त का दोस्त निकले। अच्छा। वो मेरे आस्ते आस्ते मेरे से उसका दोस्ती हो गया और अल्टीमेटली वो मुझे बासु भट्टाचार्य के पास लेके गए। मैंने जब उनको पास गया था तब उनका बन रहा था संजीव कुमार और शर्मिला जी का पिक्चर गृह प्रवेश। हाँ, गृह प्रवेश। तो उसमें आपने असिस्ट किया सबसे पहले? मतलब ऐसे था जी, उन्होंने बोले देखो पार्थो, मेरे पास तो ऑलरेडी असिस्टेंट है, पर तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें इतना मैं अलाउ कर सकता हूँ जे तुम शूटिंग अटेंड कर सकते हो, एडिटिंग में जा सकते हो, या हमारे सिटिंग बीटिंग में आके बैठ सकते हो। मैंने एक कहा जा सकता है अनऑफिशियल असिस्टेंट का काम किया मैं। वो गर्मी के दिन तो नहीं थे, वो ये मई जून की दोपहर रही हो? गर्मी तो एक्चुअली उस समय जब स्ट्रगल पीरियड बोलिए या वो जो जोश था जो मुझे कहीं मिलना है, कहीं जाना है, तो गर्मी को तो गर्मी लगता ही नहीं था। लगता ही नहीं है। वो तो धूप चढ़े हुए है या पसीना पसीना हो रहा है, फिर भी भाग रहा हूँ, उधर शूटिंग में पहुंचना है, नहीं तो एडिटिंग में जाना है, तब महसूस नहीं होता था। पर आज गर्मी महसूस होने लगे है। आज लगता अरे बाप रे इतना गर्मी है बाहर। पर उस समय वो महसूस नहीं होता था। ये कुछ करना है, कैसे करूं, कर पाऊंगा कि नहीं, मौका मिलेगा कि नहीं। और डायरेक्शन ऐसे एक चीज है वो आप दिखा नहीं सकते हो ना। हाँ, दिखा नहीं सकते। एक एक्टर उसका फोटोग्राफ दिखा सकता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, एक्टिंग करके दिखा सकते। एक सिंगर गा के दिखा सकता है, देखिए मैं कितना अच्छा गाता हूँ। पर डायरेक्टर क्या दिखाएगा जब तक वो फिल्म नहीं बनाएगा? तब तक दिखाने के लिए उसको बस कुछ नहीं है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पार्थो घोष। फिर मैंने एक काम किया कि मैं कहानी का ऊपर काम करना शुरू। अच्छा। क्योंकि मेरे लगा मेरे पास एक ही मतलब चीज इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। नया चीज एक ही होगा जो सामने वाले को मैं बता सकूं, ये देखिए कहानी है, एक कहानी पे मैं पिक्चर बनाता हूं। मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो हो सकता है वो मेरे वो कहानी के इम्प्रेस होके शायद मुझे मौका दे दे। अच्छा दादा, वो पहली कहानी कौन सी थी जिस पर आपकी फिल्म बनी? आपने बनाई या दूसरे ने बनाई? एक्चुअली पहली कहानी में जो मेरे फिल्में शुरू हुए वो था, नाम था रिमझिम। उसमें उस समय मिठुन चक्रवर्ती, जरीना वहाब, उत्पल दत्त, अशोक कुमार, अच्छा, ऐसे सब थे। पर वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाया। जो ये कौन सा साल है? 1979। करीब 6 साल मेरे। तो सिर्फ बासुदा के साथ ही रह लगा? नहीं, उसका बाद बासु भट्टाचार्य का असिस्टेंट थे मानिक चटर्जी। अच्छा। मानिक दा का एक ब्रेक मिला था एनएनसीपी प्रोडक्शन में, घर पिक्चर, जिसमें रेखा और विनोद मेहरा। गुलजार की फिल्म थी। वो कैसे हुआ था जो मानिक दा ने पिक्चर शुरू हुआ, मानिक दा का डायरेक्शन में, और मैं असिस्टेंट का, ऑफिशियल असिस्टेंट का काम उसमें शुरू किया। पर पिक्चर आधा बनने के बाद मानिक दा का एक कार एक्सीडेंट हुआ। वो महाबलेश्वर में लोकेशन देखने गए थे, तो मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया और वो बोले जो ठीक होने में कम से कम 6-7 महीना लग जाएगा। उस समय रेखा का डेट थे और बड़ी मुश्किल से वो पिक्चर काफी देर शुरू हुआ था, रेखा का डेट एडजस्ट करके। तो अगला महीना रेखा का डेट था जो प्रोड्यूसर ने नहीं छोड़ना चाहते थे, नहीं तो फिर पिक्चर बहुत लेट हो जाता था। तो फिर वो डिसाइड किया मानिक दा को बात करके ये कौन ऐसे डायरेक्टर होगा जो इस पिक्चर को कंप्लीट कर सके। अच्छा। तब गुलजार साहब को बुलाया गया, क्योंकि गुलजार साहब भी बासु भट्टाचार्य इन लोग का ग्रुप में ही सब एक ही ग्रुप में सब लोग थे। पर नाम मानिक दा का ही रहा। 50% पिक्चर मानिक दा बना चुके थे तब। अच्छा। और गुलजार जी को साथ असिस्टेंट हम लोग रह गए, क्योंकि गुलजार जी बोले जो असिस्टेंट सब जानते हैं, मैं नए मेरे असिस्टेंट लेके, तो फिर वो लोग एकदम नया हो जाएगा, पूरा पिक्चर आधा बन चुका है। तो हम लोग असिस्ट किया गुलजार जी। घर फिल्म में बहुत अच्छे गाने थे। गाने में गुलजार साहब तो खैर बहुत ही बेहतरीन गाने लिखते हैं। बहुत गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना था, आजकल पाँव मेरे जमीन पर नहीं पड़ते। बड़ी खूबसूरत गाना है।
इसके बाद हम आते हैं कि आपने जो पहली फिल्म बनाई वो कौन सी पहली फिल्म थी? उसका बाद मेरे रिमझिम बंद होने से मेरे एक बहुत बड़ा कि एक डायरेक्टर का फिल्म जब अटक जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो पिक्चर रुक गए थे, तो मुझे एक बहुत ही एक संघर्ष का आने पड़ा। और उस समय जो काम में मैंने हाथ दिया, जो भी नया प्रोजेक्ट आए या जो भी कोई भी अल्टीमेट स्टेप नहीं ले पाए। अच्छा। स्ट्रगल ऐसे शुरू हो गया जी, ऐसे लगा जी फिर मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा। हाँ। अच्छा, उस समय मैं नौकरी छोड़ा नहीं था, नौकरी मैं रखा था क्योंकि अच्छा सर्वाइवल था ही नहीं। बट असिस्टेंट रहे तो उस समय भी नौकरी करते थे। हम छुट्टी लेके आते थे मुझे, और फिर उनको वो लोग हेल्प भी करता था मुझे, पर कोई भी चीजें और शुरू नहीं हो पाए। ऐसे करके 7 साल, करीब 7-8 साल निकल गए। अच्छा, नौकरी काफी दिन की आपने? नौकरी में 14 साल किया है। 14 साल। उसका बाद मुझे एक छोटे फिल्म का ऑफर है जो तेरे बिना क्या जीना नाम की। तेरे बिना क्या जीना, जिसमें शेखर सुमन आज के जो टीवी में काफी बड़े स्टार है, वो हीरो था। मुनमुन सेन उस टाइम आए थे नए, वो हीरोइन थी। सतीश शाह था, वो भी अभी टीवी में काफी पॉपुलर है। वो फिल्म कंप्लीट हुआ। ये किस सन की बात है? ये रिलीज हुआ 1988 का बात है। तो वो पिक्चर लोग नोटिस में नहीं लाए। अच्छा। पर उसमें से मुझे ये फायदा हुआ कि वो पिक्चर का मैं दिखाया था प्राणलाल मेहता, जो काफी बड़े प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े, उनको वो पिक्चर में दिखाया था और उनको फिल्म अच्छे लगे थे। इसके अलावा आपने दादा जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर के साथ बहुत काम किया। नाना पाटेकर के साथ 3 पिक्चर एक साथ, एक का बाद एक। हाँ। और जैकी को साथ मुझे लगता है 6-7 पिक्चर। 6-7 नाना पाटेकर के साथ कैसा आपका संबंध रहा? नाना को साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गए। नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते हैं फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करता है और उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं जो सामने वाले वो अपने काम जानते हैं, तो फिर वो कभी भी डिस्टर्ब करते नहीं। और उसको साथ ऐसे दोस्ती हो गया था, मतलब वो सारा दिन में तो 10 बार फोन, और खाना कुछ बनाया, खुद का खाना बनाने का बहुत शौकीन था, मैं खाना खाने का शौकीन था। तो खाना बनाए तो पार्थ तू आ जा, तू कहाँ बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे लिए मैं ये बना रहा हूँ, वो बना। लेकिन सबसे अच्छा क्या बनाते नाना पाटेकर? वो कुछ जैसे कीमा बहुत अच्छा बनाता था। अच्छा। कीमा पोटा होता था ना, चिकन का एक पोर्शन है। अच्छा। लीवर और ये बहुत अच्छे बनाते थे। मतलब नॉनवेज बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे। अरे खिचड़ी। और उसको मुझे खिला के उसका बहुत खुशी होता। अच्छा, संतुष्टि मिलती है। बोलते तू खाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू दिल से खाता है। वो खाने अच्छे बनाते हैं और वो बहुत मेहनत करके बनाता था। अच्छा है, बहुत दिल से, मतलब जितनी मेहनत वो फिल्मों में करते हैं वो बहुत मेहनत करते। अच्छा। वो मतलब सचमुच वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो है। ये तो उसने दिखाई दिया। बिल्कुल थिएटर से आए हैं और मेहनत की, और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। उसका जिंदगी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए उसको। अगर बोलो तो महीना 2 महीनों घर उसका अपना वो छोटे से फ्लैट के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कपड़े का कोई शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, ना कहीं जाने का शौक है, ना होटल में जाने का शौक है, ना बाहर घूमने का शौक है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पार्थो घोष। इनसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। नाना के साथ कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, याद रहे ऐसा कुछ? नाना को साथ मेरे जिंदगी का बहुत सारे घटनाएं हैं। तो पर एक मजे का घटना है जो मैं कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। वो उसमें एक चीज पता चलता है जो आदमी कितने अलग है। अच्छा। उस घटना से। वो घटना ये था कि मुझे एक दिन बोला नाना ने, परसों चल, मैंने एक जगह देखा है, फार्म हाउस बनाएंगे, है पूना का पास है, चल तुझे लेके चलता हूँ, देख के आते हैं। और मैं बोला अच्छा, बोले तुझे तो कमाल की लगेगा, मुझे मालूम है। उसको लगता है, वो उसको मालूम था कि मैं कविता सब लिखता हूँ और मेरे नेचर उस तरह है नेचर। तो हम लोग साथ में पुणे गए, तो वहाँ पर बहुत बड़ा नदी था, डैम था। तो मैं बोला यहाँ पर कहीं जमीन ले रहे क्या, जगह तो अच्छा लग रहा है। बोले नहीं रे, यहाँ नहीं है, अभी और आगे जाना है। बोला आगे कैसे जाना है, अभी तो खत्म हो गया, मतलब जगह वहाँ एंड हो गया। अच्छा। तो बोले नहीं, अभी हम लोग बोट है, अभी बोट नीचे भाई। बोला बोट तो है। बोला बोट से हम क्रॉस करेंगे, वहां पर हमारे एक दोस्त ऑलरेडी वो पहाड़ पे बना है। तो बोला अच्छा तू वो लेना चाहता है? बोला नहीं, चलना तू अभी मुझे लेके। बोट पे हम लोग पूरा नदी क्रॉस किया, काफी बड़ा नदी क्रॉस करके हम लोग आए एक पहाड़ के ऊपर। ये उसका दोस्त ने
बहुत अच्छे जगह बनाए। तो अच्छा, और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ मुंबई का। पहला बरसात जैसे हुआ उस समय, पता नहीं बारिश से बहुत लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर। क्या बात। अपने छत पे हो या रास्ते पे हो या कहीं भी हो, मुझे भीगना है। अच्छा। मुझे छतरी नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात। तो मैं बोला अभी क्या करें? बोला अभी चलेंगे ना जगह देखने। बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी? बोला अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम। बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने बोट पे चढ़ा, स्पीड बोट और दोस्त का। अच्छा। तो फिर स्पीड बोट अभी नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ, मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ चल दिया। चारों तरफ से पहाड़ और नदी और बारिश और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। तो मैं बोला कितने दूर जाना है? बोले 10 किलोमीटर। बोला नदी में 10 किलोमीटर जाना है? उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहाँ तू फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चले गए नदी में। और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे को गाड़ी, बोले बोट रोक दिया। और बोले ये जो पहाड़ है नाना, ये तेरे, इसके लिए मैं बोल रहा था, तुझे पसंद है। अच्छा। मैं बोला नानी ये क्या है? ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तू रहेगा, आदमी आएगा कैसे? यहाँ फार्म हाउस कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा, फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या, कोई मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहा है, कोई आएगा यहाँ रहेगा कैसे तू? बोलता है तो मतलब मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं। बोला डिस्टर्ब नहीं चाहिए, बात अलग है, कम से कम दुनिया से लिंक तो होना चाहिए। ये तो दुनिया का बाहर का जगह ना, मैं तो ये तेरे साथ नहीं हूँ भाई, ये जगह तुझे, मैं नहीं बोलूंगा तुझे ये जगह। तो ये है नाना का कहना। नाना का है। उनके साथ पहली फिल्म कौन सी की आपने? मेरे पहला ही फिल्म था अग्निसाक्षी। अग्निसाक्षी के सारे गाने बहुत ही सुंदर थे, लेकिन आपको बहुत पसंद कौन सा एक गाना तो सभी को, जो श्रोताओं को पसंद आए, वो दिल लुभाना।
पार्थोदा, आपकी फिल्मों में एक सस्पेंस और एक कहेंगे थ्रिलर का पुट जरूर रहता है, भले हो लव स्टोरी हो या ट्रायंगल हो, कुछ भी। ये इसका खास कारण? नहीं, असल में क्या है, ये मेरे काफी पिक्चर जुड़े हुए हैं सस्पेंस से, जैसे 100 डेज मेरे सेकंड रिलीज एक्चुअली 100 डेज है, 100 डेज जो 1990 के आसपास हुआ था। अच्छा अच्छा। और वहाँ से जिंदगी में मुझे काफी मतलब ये मिला, साहस भी मिला, कॉन्फिडेंस भी मिला। पिक्चर लोगों को बहुत पसंद है, पिक्चर भी बहुत पसंद है लोगों को। लेकिन ये इतनी बड़ी फिल्म प्राणलाल मेहता जैसे बड़े प्रोड्यूसर आपको कैसे मिल गए? वही पिक्चर हमने दिखाया था, आपको पहले बोल रहा था, तेरे बिना क्या जीना दिखाया शेखर सुमन वाली। हाँ, शेखर सुमन वाले, उनको पसंद आया था। और उसमें उन्होंने बोले थे ठीक है परसों एक पिक्चर हम बनाते हैं। उसका बाद 100 डेज बने। उसमें भी गाना एक बहुत अच्छा था, सुन बेलिया, शुक्रिया मेहरबानी, वो भी बहुत अच्छा है। और 100 डेज में माधुरी जो है, पहली बार मैं काम किया था। माधुरी ऑलरेडी उस टाइम राम लखन रिलीज हुआ था, बिल्कुल स्टार थी। हाँ, उनका काफी हिट हो चुके थे। आज माधुरी जो मकाम में पहुंचे हैं, उसका कारण ही था उतना डिसिप्लिन, इतने अच्छे, कोई चीज में ना नहीं है। जो चीज कितना भी कठिन हो, तकलीफदायक हो, अगर वो जरूरत है तो जरूरत है। मुझे याद है माधुरी का 100 डेज बनाते हुए कि एक सीक्वेंस था पूरा स्विमिंग पूल में, प्री क्लाइमेक्स पे, जब वो जो टकला आदमी उसको पीछा कर रहे हैं, बहुत ग्रिपिंग सीक्वेंस था। तो स्विमिंग पूल में वो अल्टीमेटली वो छुपती है। तो उस टाइम में करीब दिसंबर का महीना था मुंबई में, और उस समय ठंडी भी थे। और वो था शिवाजी पार्क में, जो एकदम समुंदर का साइड में ये जो स्विमिंग पूल है, जो ट्रेन काफी बड़े, उस स्विमिंग पूल में हमने शूटिंग कर रहे थे। ठंडी हवा चल रहा था, रात का नाइट शिफ्ट था, रात का 12 बज चुके थे, पानी एकदम बर्फ का माफिक ठंड हो चुके थे, और ठंडी हवाएं चल रहे थे। तो माधुरी को पानी में जाना था क्योंकि सीन था। अभी पहली बार तो पानी में डुबकी मारा, वो स्विमिंग किया, फिर पानी से उठा, ये शॉट जैसे खत्म हुआ, उठा तो फिर दूसरे शॉट अरेंज करते करते पानी बॉडी का सूख गया। फिर दोबारा अंदर जाने लगे तो फिर वो कांपने लगे, क्योंकि तो हमने डिसाइड किया ये माधुरी बार बार उठोगे और बार बार पानी सूखेगा और फिर अंदर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। सही बात। तो उससे अच्छा है पानी का अंदर ही बैठे रहो, क्योंकि उसी टेम्परेचर में बॉडी फिर एडजस्ट करती है। तो क्या वो उसको भी ठीक लगे बात। तो क्या कर रही थी, ये शूटिंग जैसी शॉट हो जाता था तो स्विमिंग पूल का सीढ़ी में आके से सर ऊपर करके, और बाकी बॉडी पानी का नीचे। अच्छा। ऐसे 5 घंटे। 5 घंटे? 5 घंटे। क्या बात। मतलब सोच नहीं सकते, जब वो निकली पानी से तब उसका हाथ में सब ब्लू जैसे हो जाता है, पूरा ब्लू पर स्किन सूख जैसे, वो जो ब्लड क्लॉट जैसे हो जाता है ना, ऐसे। पर एक उफ तक नहीं किया उसने। अरे सुन बेलिया, शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। सुन मैया, शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी, हो तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी।
शाम सवेरे मेरे होठों पे है तेरा ही तराना। मैं हूँ दीवानी, मेरा दिल भी है तेरा ही दीवाना। जो किसी ने भी नहीं हो दे मुझे वो निशानी हो। जो किसी ने भी नहीं हो दे मुझे वो निशानी। सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी। तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। सुन मैया शुक्रिया मेहरबानी। तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी हो। तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। इसके अलावा एक और स्टार आपके साथ हमेशा रहे, जैकी श्रॉफ। हाँ जैकी। उनके साथ कोई बहुत बढ़िया घटना आपकी हो जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? मतलब जैकी इतने अच्छे आदमी है ना। हाँ। दोस्त जैसे और कैजुअल, उसको कहीं भी बैठा दो बैठ जाएगा, कुछ भी खाना दो खा लेगा। अच्छा, मतलब जैसे कोई उसको कुछ चीज का ये नहीं है जो हमको ये चाहिए, कोई स्टार वाली बात नहीं, स्टार वाली यही बात चाहिए नहीं। मुझे। और वो ऐसे भी आज जितना दर्शक ने जैकी से मिला होगा, ऑडियंस हमारे, वो भी फील करेगा। कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, हाँ। आज आज फोटो खींच ले, अच्छा, सबको बुला बुला के ले फोटो खिंचा देंगे, साथ में बैठ के हंसेगा। मतलब वो इतने घुल मिल का आदमी। और मैं खुशनसीब हूँ जो जैकी जैसे एक दोस्त हमारे साथ इतने सालों से। उसका कारण ये भी है, ये 100 डेज का क्लाइमेक्स जब चल रहा था, हाँ। तब वो टुकड़े टुकड़े में हो रहा था, क्योंकि कभी माधुरी का डेट है तो जैकी बिजी था, तो मैं माधुरी का पोर्शन करता था, क्योंकि शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। तो कोई आर्टिस्ट को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हाँ। तो जैकी अल्टीमेटली बोला, यार तूने पिक्चर, मुझे लग रहा है तूने ठोक दिया। यार कुछ समझ ही नहीं आया क्या किया बनाया। बोला जैकी तुझे नहीं समझ आया मालूम है, पर मुझे क्या करूं मैं, मुझे टुकड़े में करना पड़ा, इसके लिए जे मेरे कोई रास्ता नहीं था मेरे डेट के, पर तुझे मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी तो बोल के कोई फायदा नहीं। हाँ। डबिंग पे वो आए, आके बोले यार चल यार कोई क्या बनाया पता नहीं, पर तूने यार चल मेरी गलती हो गया यार तुझे मैं हाँ बोल के। मैं बोला अच्छा ठीक है बाबा गलती हो गया ना। तभी डबिंग शुरू करने का पहले तुझे मैं लास्ट 3 रील दिखाऊंगा। 3 रील खत्म हुआ तो बोले अरे साला तूने ये पिक्चर बनाया, तू तो जीनियस है रे, ऐसे पिक्चर बना, मैं समझा ही नहीं जो तूने ऐसे पिक्चर बना दिया था इतना टुकड़े टुकड़े में। बोला आज से तुझे सिर्फ आके बोलेगा ये जैकी ये पिक्चर करना है, मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, मैं करूंगा। क्या बात। और वो बात सचमुच आज तक उसने रखा, रिश्ता चल रहा है। चल रहा है। उसका बाद उसको साथ मेरा अग्निसाक्षी बना, उसको साथ युग पुरुष बना। युग पुरुष बहुत अच्छी फिल्म थी, उतना शायद दर्शकों के बीच पहुंच नहीं पाई, देख नहीं पाए, लेकिन उसका एक गाना बहुत खूबसूरत था, एक कविता जैसी बात। एक्चुअली क्यों गाना अच्छा लगा, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना है। अच्छा। मैंने क्या किया था, जुग पुरुष बंधन खुला, मैं वही मैं बोलने जाता हूँ, कहीं पे उसमें 3 गाने रविन्द्रनाथ टैगोर से मैंने लिया था। अच्छा। और रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना मैं सुनाता था राजेश रोशन को, म्यूजिक डायरेक्टर को, ये गाना का शूट तुम बनाओ, क्योंकि मुझे वो पिक्चर का मूड जो था ना वैसा ही था। वो मूड मुझे लगा था जी रविन्द्रनाथ से, क्योंकि रविन्द्रनाथ से मैं बहुत प्रभावित था। तो वो गाना था बंधन खुला पंछी उड़ा, ये गाना ओरिजिनल है। अच्छा। पगला हवा बादल दीनी, सेम ट्यून है। ये ओरिजिनल। ये गाने लिखवाए किससे थे आपने? ये गाना लिखा मजबूर, बहुत खूबसूरत गाने लिखे। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो
जिया, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ, बंधन खुला पंछी उड़ा, आगे सुनो अजी फिर क्या हुआ। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पार्थो घोष। इसके अलावा आपकी जो फिल्म थी ये अग्निसाक्षी युग पुरुष, एक दलाल आपने की थी फिल्म, वो भी बहुत हिट फिल्म वो भी काफी हिट पिक्चर। उसमें गुटुर गुटुर गाना बहुत फेमस हो गया था। चढ़ गया ऊपर रे लोटन कबूतर। उसके बाद गीत बोल के एक पिक्चर रिलीज हुआ था, दिव्या भारती। हाँ, दिव्या भारती। प्रकाश मेहरा जी से आपका कैसे ये 100 डेज के बाद उन्होंने बुलाया या आप गए कि मैं नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया इस तरह जी, उनको एक बाइलैंग्वेज फिल्म बना। दलाल एक्चुअली 2 लैंग्वेज में बने थे। अच्छा। बंगाली और हिंदी। अच्छा। तो उनको ऐसे एक डायरेक्टर का तलाश था जो बंगाली भी बना पाए। हाँ, दोनों भाषा पर उस समय बंगाली डायरेक्टर एक्चुअली मैं ही चल रहा था। अपकमिंग में है। इसके अलावा दादा ये बहुत बड़ी स्टार मनीषा कोइराला के साथ भी आपने काम किया है और शायद 2-3 फिल्में लगातार की हैं। उसमें युग पुरुष में भी थे, अग्निसाक्षी में भी थे, दोनों पिक्चर में। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी। 1948 लव स्टोरी तो मतलब कमाल की फिल्म थी, उसमें जो खूबसूरती। पर मनीषा को सबसे ज्यादा अगर फेम मिला तो अग्निसाक्षी से, क्योंकि अग्निसाक्षी में उसने बहुत अच्छे काम किए और मैं उसको मन्नू बोल के बुलाता हूँ। मन्नू। और वो बहुत प्यारा लड़की है, काम भी बहुत अच्छी करती है और खुश रहती थी। सेट पे भी हंसी मजाक ये वो गप्पे हल्ले सब, मतलब ऐसे नहीं लगता था माहौल में जो कोई शूटिंग हो रहा है, बहुत कुछ सीरियस कुछ हो रहा है। पिकनिक जैसा। पिकनिक जैसे बहुत हम लोग एंजॉय करते थे। अभी क्या चल रहा है आपका? मेरे गुलाम मुस्तफा भी काफी लोगों को कैनवास था, अच्छे भी लगा था लोगों को वो पिक्चर। रवीना का उस पिक्चर से लगा था जी रवीना बहुत अच्छा काम कर सकती है। अच्छा काम किया। और उसके बाद आप देखिए इस समय उनकी फिल्में जो दमन और अलग तरह की अलग धारा की फिल्में आ रही हैं, तो उसी समय वो बीज जो था वो गुलाम मुस्तफा से शुरू हुआ था रवीना का, जो बहुत अच्छे काम कर सकती है। तो उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट है, वैसी कोई घटना बताएं जो जिससे लगता था कि मतलब आपको भी लगा और लोगों को भी, नहीं एक अच्छी आर्टिस्ट है, एक दूसरे धारा की। नहीं, जैसे वो एक बहुत अच्छे सीन है जिसमें रवीना हंसते हंसते रोना शुरू करता है, जो माँ का डेथ हो चुका है। बहुत खूबसूरत सीन है और वो काफ़ी हमने वो सीन को ज़्यादा शॉट्स में डिवाइड नहीं किया, हम एक ही शॉट को रखते हैं उसको। उसमें वो बहुत ही मेहनत किया और उसमें मुझे लगता है कम से कम हम लोग को करीब 15-20 शॉट टेक लेना पड़ा उसको। और वो हर टेक में वो कोशिश कर रहा था और अच्छा हो और अच्छा। बाद में तो ऐसी सिचुएशन हो गया था जे वो ग्लिसरीन भी लगाना छोड़ दिया था और वो बोलते बोलते खुद ही रो पड़ती थी। पर गुलाम मुस्तफा देख के लोग ये समझ गया था कि रवीना का अंदर एक लंबे काम करने का और वो अच्छे काम करने का कैपेसिटी है। कहानी का जो चयन होता है आपका, एक अलग तरह की आपकी फिल्में होती है जिसमें थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे इंस्पायर करे, जो सब्जेक्ट में मुझे कुछ नया बातें लगे, नयापन, वही मैं मुझे हाथ लगाता हूँ। भले ही वो मुझे मालूम नहीं कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ऑडियंस के पास, वो तो मुझे मालूम नहीं होगा। मतलब वाकई हटकर होता है, मैं कोशिश करता हूँ हटकर जो नहीं बना जैसे पिक्चर वैसे कुछ बनाऊं। मतलब अभी मेरे 2 पिक्चर अभी फ्लोर पे है, खत्म होने वाले हैं। एक मस्ताना नाम है, मस्ताना, जिसमें गोविंदा है, अच्छा, महिमा चौधरी और जैकी आफिर से है। अच्छा। मस्ताना क्या मतलब जैसे नाम है और गोविंदा की जो एक लेवल लगा है, क्या कॉमेडी फिल्म है? इसमें लोग को पहला हाफ में तो जो गोविंदा को देखा है वही दिखाई देगा। अच्छा है, कॉमेडी वामेडी हल्ला गुल्ला और मजा। पहले हाफ में गोविंदा का टच, फिर सेकंड हाफ इतना सीरियस नोट पे चले जाते हैं, आपका टच आ जाता है, मेरे टच आ जाता है। दूसरा पिक्चर है पंछी में है मनोज वाजपेयी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है अगेन। अच्छा, मेरे हर टाइम होता है जो आर्टिस्ट से काम करता हूँ वो फिर रिपीट हो जाता है। फिर महिमा चौधरी फिर रिपीट हो गया यहाँ पर। अच्छा। और उसमें विक्रम सलूजा एक लड़का है जो फिजा में वो करिश्मा को साथ जो लड़का था वो है। शमिता सेठी है जो मोहब्बतें में जो मेन इसमें था, उदय चोपड़ा को साथ था। और शरद कपूर है। ये 5 का अंदर एक कहानी है, ये भी थोड़ा थ्रिलर और
गोविंदा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉर्मली लोग कहते हैं कि लेट आने का मतलब अगला दिन का भी कोई प्रोड्यूसर को इंतजार करना पड़ता है। बात है ये घटना तो जो है फैक्ट है। अच्छा, वो थोड़ा समय पे उतना बंदिश नहीं है उसको। नहीं, हाँ। पर वो क्या करते हैं, वो आने का बाद हाँ। जो समय भी हमारे पास है, अच्छा, इतने मतलब दिल से और इतने हंसा के और मतलब वो काम करके चले। अच्छा, आपको जो इतनी देर हुई है इंतजार करा वो लगता है वो ऐसा देता नहीं, आके फिर वो यार दादा सॉरी यार चलो काम करते हैं, क्या सीन है, वो मतलब पूरा मूड को मतलब जो सब वेटिंग का जो एक मायूसी था रहता है, वो मायूसी को आते ही जैसे एक खुशी का एक माहौल बना देता है। अच्छा। और अल्टीमेटली लोग काम करके ही जाता है। अच्छा दादा, आप भी बंगाली हैं और मिथुन चक्रवर्ती, सीधी बात वहीं से, उनके साथ बहुत कम काम आप आई थिंक यही काम नहीं, मैं मिथुन को साथ, मेरे पहला पिक्चर था जो रुक गया था। हाँ एग्जैक्टली। उसका बाद मैंने 3 पिक्चर बनाए, दलाल, तीसरा कौन बनाया, और उसमें मुझे एक खुशी हुआ तीसरा कौन बनाती है जी, वो उनका प्रोड्यूसर था एनएनसीपी, और एनएनसीपी का पिक्चर था घर। हाँ। मतलब जो प्रोड्यूसर का पिक्चर में मैं असिस्टेंट था, क्लैप मारता था, उसने आपको वो प्रोड्यूसर में मैं डायरेक्टर बन के पिक्चर बनाया। ये मेरे सबसे एक दिल का खुशी था। मतलब उसके बाद एक जीवन युद्ध बनाया मैंने, ये भी मिठुन को साथ बनाया था, वो भी बाइलिंगुअल था, हिंदी एंड बंगाली। उसमें राखी थी और जयप्रदा था। अच्छा। पुतुल अग्निहोत्री आए थे नया, वो थे। हाँ। फिर ममता कुलकर्णी थी। अच्छा। इस तरह से अब मिथुन के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो या उसको बताती हो कि वो भी एक बड़े कलाकार हैं, उनका रामकृष्ण परमहंस का जो रोल किया बहुत अच्छे को कमाल। और उस समय मैं था भी, वो मैसूर में थे, मैं उससे मिलने भी गया था, तो मैंने खुद उसका वो गेटअप करते हुए देखा। वो तो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, उसको बोलने के लिए कोई बात, बहुत मजेदार घटना उसके साथ कोई, मतलब मजेदार इन द सेंस, मिठुन को साथ तो मैं शुरू रिमझिम जब था, एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड में मैं और मिठुन दोस्त थे, जब वो मतलब इधर उधर घूम रहा था, तब से दोस्ती हमारे। अच्छा। पहली बार जो उसका जब फ्लैट लिया वो बांद्रा में, मुझे याद है जब मैं पर तो चल मैंने फ्लैट लिया हूँ। और वो चाबी लेके हम लोग अंदर घुरे, खाली फ्लैट, कुछ नहीं। अच्छा। मतलब एकदम नया फ्लैट जो पोजीशन लिया, फिर एक चादर बिछाया हमने। बोले आज सेलिब्रेट किया जाए। तो ऐसे रिलेशन, मतलब दो एक साथ में सोना खाना पीना एक साथ। शायद अभी तक भी आपका रिश्ता होगा ही। हाँ, बहुत, जब भी अभी मिलते हैं, कभी भी हम लोग कलकत्ता में, लेकिन यहाँ नहीं आते बॉम्बे, और बॉम्बे में करीब वो काफी सालों से नहीं आ रहे। और मुझे मुलाकात ज्यादा होता है कलकत्ता में होता है, या कभी ऊटी में मैं जाता हूँ या मैड्रास में जाता हूँ, तो हम लोग बैठते हैं, काफी बात, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहे है। तो वही कि जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उसके साथ, उनकी बहुत अच्छी फिल्म जो आपको लगी हो मिथुन की, उनको लगा हो कि इसमें मिथुन ने कमाल काम किया है। उसका वो पिक्चर भी अच्छे थे जो केसी बुकाडिया ने बनाया थे, प्यार झुकता नहीं, उसका गाना भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था वो फिल्म भी उसके मिठुन को एक्चुअली पहचान मिला उस पिक्चर से, देखा जाए तो उससे काफी फायदा हुआ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तड़पता छोड़ गए जो, क्यों प्यार में ऐसा होता है, ये सोच के दिल घबराता है, घबराता है, तुमसे मिलकर ना
दोस्तों, नामचीन फिल्म निर्देशक पार्थो घोष ने अरुण शेखर से बातचीत करते हुए यादों के पन्ने पलटे और हमें इस मुकाम तक ला पहुंचाया जिस टीम ने ये कार्यक्रम तैयार किया। अब उनके नाम: टेक्निकल असिस्टेंस दिलीप कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान और इस प्रोग्राम के प्रेजेंटर राकेश जोशी और शकुंतला पंडित। मुझे याद सब है जरा जरा।